नमस्कार। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे सेंटेंस, वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था इम्पेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 2 प्रकार हमने पढ़ लिए। परिभाषा एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स होते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव या प्रस्ताव आदि का बोध होता है उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। यदि अंग्रेजी में हमें किसी प्रकार की कोई आज्ञा देनी है तो हम उस वाक्य को हमेशा केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में शुरू करेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिखा दिए थे। दूसरे वाक्य थे डोंट से शुरू होने वाले वाक्य। उनमें सलाह व आज्ञा दोनों का भाव प्रकट होता है। और तीसरे प्रकार के जो वाक्य हैं वो हैं प्लीज़ या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य। प्लीज़ या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य। प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य। देखिए, इन वाक्यों से हमेशा रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, विनती का भाव प्रकट होता है। विनती का भाव प्रकट होता है। शुरू में हमने कहा आज्ञा वाले वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। उन वाक्यों का सूत्र था केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इनमें प्रारंभ में प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स, अंत में फुल स्टॉप। यदि मान लीजिए हमसे छोटे हैं तो हम उनको कह सकते हैं सिट डाउन। लेकिन यदि सामने वाले जो सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था कि इन सभी वाक्यों में सब्जेक्ट हमेशा यू होगा, तो वो हमसे बड़े हैं तो उन्हें हम ऑर्डर नहीं दे सकते, आज्ञा नहीं दे सकते। नहीं कह सकते कि सिट डाउन, स्टैंड अप, गो देयर, कम हियर। उसके लिए हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी। शिष्टाचार ये कहता है कि उनसे हमें प्रार्थना करनी होगी, विनती करनी होगी। इसीलिए हम उन्हें कहेंगे प्लीज़ सिट डाउन। प्लीज़ सिट डाउन, ऐसे छोटा कर दीजिए। वाक्य का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। नाम हो तो बीच में भी उसका अक्षर बड़ा होगा। प्लीज़ सिट डाउन, काइंडली हेल्प मी। इस तरह से जब भी हमें अपने से बड़ों से या शिष्टाचार युक्त जब भी हमें विनती या प्रार्थना करनी है तो हमें उन वाक्यों को प्लीज़ या काइंडली से शुरू करना है। ये तीसरे प्रकार के वाक्य हुए इम्पेरेटिव सेंटेंस के, प्लीज़ या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य। चौथा प्रकार जो वाक्य का है इसमें वो लेट से शुरू होने वाले वाक्य। लेट से शुरू होने वाले वाक्य। लेट से शुरू होने वाले वाक्य भी 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, लेट एक प्रकार की वर्ब है, खुद भी वर्ब। उसका मतलब होता है लेट मीन्स बी, होने दो, जाने दो। मतलब जो हो रहा है उसमें आप कोई रुकावट न करें। लेट, ऐसा होने दीजिए। शुड, जब भी लेट को हटाया जाता है तो उसके स्थान पर हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है।
तो चौथे प्रकार के जो वाक्य हैं वो हैं लेट से शुरू होने वाले वाक्य, लेट से शुरू होने वाले वाक्य। इन वाक्यों में आज्ञा, दूसरा प्रार्थना और सुझाव या प्रस्ताव, वह प्रस्ताव आदि का बोध होता है। मैंने आपको बताया कि लेट एक वर्ब है, इसके बाद हमेशा जब भी आएगी तो या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। यदि प्रोनाउन आएगा तो उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, यानी ऑब्जेक्टिव केस जिसको हम कहते हैं। आगे बढ़ेंगे इसको आगे हम ये भी जानेंगे कि जब भी मुख्य क्रिया के बाद प्रोनाउन आता है, पर्सनल प्रोनाउन, तो हमेशा उसकी थर्ड फॉर्म जिसे ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, इसका विस्तार से अध्ययन हम आगे करेंगे आगे की कक्षाओं में, वो हमेशा आएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो क्योंकि लेट भी एक वर्ब है, इसलिए इस लेट के तुरंत बाद में प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म, और नाउन आएगा तो नाउन की थर्ड फॉर्म अलग से नहीं होती है, वही फॉर्म होती है, इसलिए नाउन भी आ सकता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स, इनके अंत में भी फुल स्टॉप का ही प्रयोग किया जाता है। ये प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म कौन कौन सी है पहले हम जान लें। प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म होती है मी आई की, अस वी की, यू की, हिम ही की, हर सी की, इट ही होती है, और देम होता है दे की। ये हमारे पास प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है। जितने पर्सनल प्रोनाउन जो यहाँ आ सकते हैं उनकी थर्ड फॉर्म यही सब हैं। अब देखिए, यदि यू ये सेकंड पर्सन कहलाता है, ही सी इट और दे ये थर्ड पर्सन कहलाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। इनमें से कोई भी फॉर्म यहाँ पर आती है तो उन सभी वाक्यों में ऑर्डर यानी आज्ञा का बोध होता है, आदेश का बोध होता है उन वाक्यों में। यदि लेट के बाद में हमेशा प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आएगी, यदि प्रोनाउन आएगा तो नाउन आएगा, तो नाउन आएगा ही, तो प्रोनाउन जब भी आएगा तो उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। और यदि यू, हिम, हर, इट या देम आएगा तो उन वाक्यों में हमें अपने आप पता चल जाएगा कि इस वाक्य में ऑर्डर का बोध हो रहा है, आज्ञा का बोध हो रहा है। यदि इन वाक्यों में प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म मी आती है तो वहाँ ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट का बोध होता है, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। और यदि अज आता है तो लेट के साथ जब अज जुड़ता है तो एक शॉर्ट फॉर्म बन जाती है जिसे हम कहते हैं लेट्स। और जहाँ पर लेट्स होता है वहाँ पर सुझाव या प्रस्ताव, सजेशन या प्रोपोजल, सजेशन या प्रोपोजल, सजेशन या प्रोपोजल का भाव प्रकट होता है। ये दोनों भाव प्रकट होते हैं कब? जब लेट के बाद में अज आएगा, और लेट के साथ अज जुड़ने पर इसकी एक नई शॉर्ट फॉर्म बनती है। कभी भी पूरा नहीं लिखा जाएगा लेट के बाद में अज, एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में, लेट्स के रूप में लिखा जाएगा, जिसमें होता है सजेशन या प्रोपोजल। ये भाव प्रकट होता है। अब देखें, सजेशन की स्पेलिंग होगी GSTION। हाँ जी। अब देखें इनका विस्तार। तो लेट के साथ में जब भी आप मी लिखेंगे तो रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। लेट मी रीड, तात्पर्य है मुझे पढ़ने दें। सब्जेक्ट मैंने आपको क्या बताया था, इन सभी वाक्यों में जितने इंपेरेटिव सेंटेंस हैं सब में यू सब्जेक्ट होता है।
लेट मी रीड, आपसे कहा जा रहा है सुनने वाले से कि मुझे पढ़ने दें। हम अपने लिए जो भी कार्य करते हैं, चाहे वाक्य कैसा भी हो, जब भी मुख्य क्रिया के बाद मी आए तो हमेशा रिक्वेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इम्पेरेटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला। यदि हम कहें हेल्प मी, मेरी सहायता कीजिए, तो हम कभी भी ये ऑर्डर नहीं हो सकता, आज्ञा किसी को दे थोड़े सकते हैं कि आप मेरी सहायता कीजिए। ये हमेशा विनती रहेगी, प्रार्थना रहेगी। साधारण वाक्यों में भी मुख्य क्रिया के बाद जहाँ भी मी होता है, चाहे लेट के बाद मी हो चाहे अन्य किसी के बाद, तो वहाँ हमेशा ही प्रार्थना का भाव प्रकट होगा। तो इस तरह से लेट के बाद जब भी मी आता है, लेट मी रीड, लेट मी गो, लेट मी प्ले, जो भी आप वाक्य लिखें, लेट के बाद जब भी मी आएगा, लेट मी प्ले, तो वहाँ हमेशा ही आपकी रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होगा। रिक्वेस्ट, प्रार्थना का, ये सबके भाव में बार बार इसलिए बता रहा हूँ, इन्हें हमें याद रखना है, आगे काम में आएंगे अपने आगे की क्लासों में। मैंने बताया था, आप याद रखें कि अंग्रेजी की प्रत्येक क्लास एक दूसरी क्लास से जुड़ी हुई है। एक भी कड़ी टूटती है तो आगे वाली बात समझने में हमें बहुत दिक्कत होगी, इसलिए इसको ध्यान में रखें। तो पहला, लेट के साथ जब प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म मी आती है तो रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। यदि मान लीजिए सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, यू और ही, सी, इट, दे में से कोई आता है, तो वहाँ ऑर्डर का भाव, जैसे लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दें। लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दें। आपसे कहा जा रहा है कि उसे पढ़ने दीजिए, मतलब आप कोई व्यवधान मत कीजिए। लेट हर गो, उसे जाने दें। लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दें। तो इस प्रकार से जब भी लेट के बाद में कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आता है, लेट यू गो, तुम जाओ, ये सब जो है ऑर्डर का भाव प्रकट होता है इन सब से। जब भी लेट के बाद में कोई भी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आता है तो इसके साथ में हमेशा ऑर्डर का भाव प्रकट होता है। ये आपको याद रखना है, सूत्र भी याद रखना है और इसका भाव भी हमें याद रखना है। आगे की क्लासों के लिए हमें इसकी आवश्यकता रहेगी। अगला देखें, यदि लेट के साथ में अस आता है तो मैंने आपको बताया लेट के साथ में जब भी अस आता है तो नई फॉर्म बनती है लेट्स, और हम उसको लेट्स ही लिखेंगे, कभी भी पूरी फॉर्म नहीं लिखी जाती इसकी, हमेशा लेट्स लिखा जाता है। लेट्स, तो प्ले। आप जानते हैं लेट्स का मतलब लेट अस, और अस किसकी फॉर्म है? वी की, यानी अब सब्जेक्ट कौन हो गया? वी। मैंने इतनी देर तक आपको कहा था कि सभी इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, लेकिन लेट्स वाले वाक्यों का सब्जेक्ट वी होगा और इनसे जो भाव प्रकट होता है वो सजेशन या प्रोपोजल। और सजेशन या प्रोपोजल का मतलब क्या होता है कि सुझाव या प्रस्ताव। क्या होते हैं कि लेट्स प्ले, आओ खेलें, लेट्स रीड, आओ पढ़ें, लेट्स रीड, आओ पढ़ें, लेट्स ब्रिंग ए बुक, आओ एक पुस्तक लेकर आए। मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप खुद भी कर रहे हैं और सामने वाले से भी कह रहे हैं, या यू अलग नहीं रहा या वी में शामिल हो गया यू, तो वो दोनों मिलकर के उस कार्य को कर रहे हैं, वही होता है सजेशन या प्रोपोजल। तो ये 4 प्रकार के वाक्य कंप्लीट हुए। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव या प्रस्ताव आदि का बोध होता है उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले जिनसे आज्ञा दी जाती है, दूसरे डोंट वाले जिनसे आज्ञा और सलाह दोनों का भाव प्रकट होता है, तीसरा होते हैं आपके ये प्लीज़ या काइंडली से शुरू होने वाले, तो उनसे हमेशा जो है ये भाव प्रकट होता है रिक्वेस्ट। सही है। ये 4 प्रकार के वाक्य होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। प्लीज और काइंडली वाले वाक्यों में रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है, और लेट वाले जो वाक्य होते हैं इन वाक्यों में आज्ञा, अपराध, हमेशा लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आती है।
और प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म मैंने बताया, हमारे पास 3 प्रकार के प्रोनाउन हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट और दे। यदि लेट के बाद फर्स्ट पर्सन आता है मतलब मी, आई, तो हमेशा रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होगा। लेट के बाद में यदि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आता है तो हमेशा ऑर्डर का भाव प्रकट होगा। और लेट के बाद यदि अस आता है तो आपको हमेशा सजेशन या प्रोपोजल का भाव प्रकट होगा। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के इम्पेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुए जो आपके भावों को प्रकट करने के काम में आते हैं। ये हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। विभिन्न प्रकार के भाव, चाहे आज्ञा देनी हो, प्रार्थना करनी हो, सलाह देनी हो, सुझाव देना हो या प्रस्ताव देना हो, उसके लिए इनका प्रयोग होता है। आप अंग्रेजी बोलने में भी इनकी सहायता ले सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में। और तीसरे प्रकार के अब अगले वाक्य हम पढ़ेंगे, चौथे प्रकार के। चौथा प्रकार के जो वाक्य हैं वो हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय मीन्स आश्चर्य। वे वाक्य जिनमें आश्चर्य, प्रसन्नता, घृणा, दुख व प्रशंसा। प्रसन्नता और प्रशंसा दोनों अलग अलग होती है। तो दुख मतलब वे वाक्य जिनमें आश्चर्य, प्रसन्नता, घृणा, दुख व प्रशंसा आदि का भाव प्रकट होता है। आदि का भाव प्रकट होता हो उन्हें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। विस्मय बोधक वाक्य कहा जाता है जिनमें आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता, दुख और प्रशंसा का भाव प्रकट होता हो, इन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहा जाता है। इन वाक्यों में इंटरजेक्शंस का प्रयोग होता है। इंटरजेक्शंस जो आपका एक पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी इसका अध्ययन करना होता है। इंटरजेक्शंस यानी विस्मय बोधक शब्द, विस्मय बोधक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इन वाक्यों के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मय बोधक चिन्ह जो इस तरह से होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, इन शब्दों का इनमें प्रयोग किया जाता है। देखें इंटरजेक्शन सब। हाँ जी, इंटरजेक्शंस ये होते हैं व्हाट, हाउ, हुर्रे, हे, आहा, अल्लास, ओ, ओह, उफ, फाई फाई, छी छी,
ब्रेवो, वेल डन, एक्सीलेंट, ये सब के सब जो हैं ये विस्मय बोधक शब्द हैं। इंटरजेक्शंस इनको कहा जाता है। ये हमारा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। आगे अगला टॉपिक जो आएंगे उनमें आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो 8 होते हैं जिनमें से एक होता है इंटरजेक्शंस। इन वाक्यों में इन इंटरजेक्शंस का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि वाक्य में जैसा भाव जो प्रकट करेगा वही शब्द प्रकट करेगा। व्हाट एंड हाउ जिन वाक्यों में होगा उनमें सरप्राइज मीन्स आश्चर्य का भाव प्रकट होगा। सरप्राइज आश्चर्य का भाव प्रकट होगा। हुर्रे है एंड आहा जिन वाक्यों में होंगे उनमें खुशी यानी हैप्पीनेस, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जॉय का भाव प्रकट होगा। जिन वाक्यों में अल्लास ओ एंड ओहो ये शब्द होते हैं उन वाक्यों में दुख यानी सौरो, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ग्रीफ, दुख का भाव प्रकट होगा। सैडनेस, जिनमें उफ, फाई फाई, छी छी आदि शब्द आते हैं उन वाक्यों में घृणा यानी हैट का भाव प्रकट होगा। जिन वाक्यों में ब्रेवो, वेल्डन, एक्सीलेंट आदि शब्द आते हैं उन वाक्यों में एप्लाउड यानी प्रशंसा का भाव प्रकट होगा। ये सब होते हैं इंटरजेक्शन। सब देखिए, व्हाट एंड हाउ को छोड़कर जितने भी इंटरजेक्शंस हैं उन सब का प्रयोग एक ही तरीके से किया जा सकता है। मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि केवल 4 प्रकार के वाक्य टेंसों में बनाए जाते हैं। उसके अलावा जितने भी सेंटेंस हैं वो सब के सब प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं। ये भाव भी ऐसे हैं, जैसे खुशी का भाव, आज आपके साथ कोई अच्छी घटना हुई तो तुरंत भाव प्रकट होगा किसका, प्रसन्नता का, इसलिए ये पास्ट में जा ही नहीं सकता। यदि आपको कोई प्रकार की पीड़ा हुई उससे दुख होगा, मान लीजिए कोई नुकसान हुआ और हुआ। यदि आपने कुछ अच्छा बुरा देख लिया तो घृणा होगी। आपने कुछ ऐसा देख लिया जो कभी देखा नहीं था, अचंभित, तो उससे सरप्राइज होगा। यदि कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी आप प्रशंसा करेंगे तो अभी करेंगे। तो इस प्रकार से ये सभी वाक्य प्रेजेंट टेंस में बनते हैं और साथ ही इन अन्य वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे ये सभी वाक्य एक ही प्रकार से बनाए जाते हैं, केवल इनको छोड़ के। इनको हम दूसरे तरीके से बनाते हैं जो आगे देखते हैं। पहले इनका एक ही तरीका है, इनका सूत्र आप लिखें। इन सब को एक ही तरीके से बनाया जाता है, बाकी जो है वो अलग तरीके से बनाए जाते हैं। देखते हैं किस तरह से इनका निर्माण होता है। पहला है सबसे पहले आप लिखेंगे इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन यानी सबसे पहले इस शब्द को का प्रयोग करेंगे आप। उसके बाद साधारण वाक्य का सूत्र लगेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। अब देखिए मैंने कहा था इनके अंत में आप एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग इनके अंत में किया जाता है और यहाँ कोमा लगाया जाएगा। लेकिन इस चिन्ह का प्रयोग आप यहाँ भी कर सकते हैं। यदि ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप यहाँ लगाते हैं तो फिर अंत में आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। अंत में आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। और यदि इस चिन्ह का प्रयोग आप अंत में करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कोमा लगाना होगा। यहाँ पर आपको कोमा लगाना होगा, ये ध्यान रखने की बात है। इस तरह से जो भी वाक्य व्हाट एंड हाउ को छोड़कर जो भी वाक्य आप जैसा भाव प्रकट करना हो, जैसे खुशी का तो हुर्रे, आई हैव पास्ड, बहुत खुशी की बात है कि मैं पास हो गया हूं। हे, इंडिया हैज वन द मैच, अरे भारत ने मैच जीत लिया है। MATCH, मैच की स्पेलिंग MATCH। भारत ने मैच
जीत लिया है। इस तरह से यदि खुशी का भाव प्रकट करना हो तो आपको जो मैंने प्रसन्नता वाले बताए हुर्रे है एंड आहा का प्रयोग करेंगे। यदि आपको दुख का भाव प्रकट करना है तो अलास, हीज फादर इज इल, बड़े दुख की बात है उसके पिताजी बीमार हैं। ओ शी हैज़ लॉस्ट हर पर्स, बड़े दुख की बात है उसका पर्स खो गया है। तो इस तरह से यदि भाव दुख का हो, यदि भाव घृणा का हो तो आप वो वाला शब्द यूज करेंगे जिससे घृणा का भाव प्रकट होता है। उफ, इट इज ए डर्टी रूम। इस प्रकार से आप जो भाव प्रकट करना है उस शब्द का प्रयोग करेंगे और साधारण वाक्य के साथ इसका भाव प्रकट होगा। वाक्य प्रेजेंट टेंस में होगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, इंडेफिनेट में हो या परफेक्ट में हो, इनमें से किसी में भी हो सकता है। ये हो सभी प्रकार के वाक्य इसी से बनाए जाएंगे, केवल व्हाट एंड हाउ को छोड़कर, जिन्हें हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।